चैप्टर नंबर 10 है थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में आप जिन कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स हैं 4 इंटररिलेटेड लेकिन म्यूचुअली डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स। इन कॉन्सेप्ट्स में आपके पास हीट, टेम्परेचर, वर्क और इंटरनल एनर्जी जैसे कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। अब देखिए, अंडरस्टैंड करें कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो करती है। हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। Heat flows from a body at higher temperature to the body at अच्छा, फिर हीट को वर्क में या वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब कि ये दोनों भी आपस में रिलेटेड है, इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, तो इफ यू लुक एट दिस माय हैंड्स, अगर आप सभी में यूं हाथ अपने रब करते हैं तो आप वर्क डन कर रहे हैं और फ्रिक्शन की वजह से वो वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह वर्क को हीट में तो हीट को भी वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे गाड़ी के इंजन में हीट पैदा होती है और उस हीट का यूजफुल पार्ट इंजन को रन करने के लिए काम आता है, वर्क डन करने के लिए काम आता है। पिस्टन में हीट पैदा हो गई और वो हीट पिस्टन को रन करती है, वो पिस्टन जाके एक्सेल जो है फिर पूरे टायर को रोटेट करेगा। अच्छा, इसी तरह जब आप किसी सिस्टम को हीट अप करते हो तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आता है। तो इसका मतलब कि किसी सिस्टम को हीट अप किया जाए तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। ठीक है, किसी सिस्टम को हीट अप किया जाए तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। तो हम हीट को इंटरनल एनर्जी में, या कोई सिस्टम अगर कूल डाउन हो तो अपनी एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इंटरनल एनर्जी को हीट में या हीट को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम किसी सिस्टम पर वर्क डन करें तो वर्क डन करके हम उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, या सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हो तो वो वर्क डन करने की एबिलिटी रखता है, अपनी इंटरनल एनर्जी के कुछ हिस्से को वर्क डन में कन्वर्ट कर सकता है। तो अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स म्यूचुअली रिलेटेड लेकिन डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स नाउ? थर्मोडायनामिक्स क्या है? तो थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ टेम्परेचर, हीट, टेम्परेचर, वर्क, इंटरनल एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब इस चैप्टर के स्टार्ट पे टेम्परेचर डिफरेंस से पैदा होगी हीट, तो हमें हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी को पहले से डिफाइन करना है। देखो, जैसे चैप्टर 3 आप शुरू करते हो तो क्या करते हो? पहले पैरामीटर्स ऑफ मोशन जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन जैसे कॉन्सेप्ट्स को आप डिफाइन कर देते हो। तो आप स्टार्ट में ही बेसिक्स सेट कर देते हो और उसके बाद फिर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन बना लेते हो। इसी तरह इस चैप्टर के स्टार्ट में हम हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर देंगे, उसकी साइन कन्वेंशंस पहले से बता देंगे और उसके बाद फिर हम उन लॉज की तरफ जाएंगे जो लॉज हमें इनको रिलेट करने में और इनकी इंटर कन्वर्जन को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। सो वी स्टार्ट विद हीट। तो we define heat as a form of energy. Heat is a form of energy. It is a form of energy which flows due to exists due to temperature difference. ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अच्छा, सिंबॉलिकली आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सिंबॉलिकली आप इस चैप्टर में हीट को Q से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जनरली जो हीट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ फ्लो करेगी तो हम उसे Q से रिप्रेजेंट करेंगे। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगी?
अगर एक बॉडी हाई टेम्परेचर पर है और दूसरी बॉडी लो टेम्परेचर पर है, तो फिर हीट एनर्जी flows from a body at higher temperature to a body at lower. तो अब इस पाथ से इस पाथ तक यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ जो फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लो करेगी उसको आप क्या कहोगे? हीट। मैं उसको यहाँ पर डेल्टा क्यू से सिंपली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हीट कब तक फ्लो करेगी? जब तक के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। मिसाल के तौर पर अगर दोनों सिस्टम्स के मासेस सेम हैं और इस सिस्टम का टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस टेम्परेचर सिस्टम का टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हीट कब तक फ्लो करेगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, यानी कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड मिसाल के तौर पर दोनों का टेम्परेचर ना हो जाए। ये अगर 10 डिग्री लूज करेगा तो ये 10 डिग्री गेन कर लेगा। समझ आई बात? तो फिर हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। So what is thermal equilibrium? Thermal equilibrium is the condition in which the two systems are at same temperature. Thermal condition thermal equilibrium वो कंडीशन है जिसमें दो सिस्टम्स का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम। अगर एक सिस्टम का टेम्परेचर T1 है तो दूसरे सिस्टम का टेम्परेचर भी T1, या दूसरे सिस्टम का टेम्परेचर चलो T2 है तो वो दोनों सेम होके किसके बराबर हो जाएंगे? T के। ऐसे हालात में फ्लो ऑफ हीट स्टॉप हो जाएगा। देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ हीट, जिससे पता ये चला कि हीट के फ्लो करने के लिए क्या जरूरी है? टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी है। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, हीट हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो करती रहेगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि थर्मल इक्विलिब्रियम बेसिकली मींस हीट डेप्थ। इट बेसिकली मींस हीट डेप्थ, कि जैसे ही सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ हीट। किसी सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ कोई भी हीट फ्लो नहीं करेगी, तो इसको हम कहेंगे हीट डेप्थ ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अब हमने यहां पर साइन कन्वेंशन भी डिफाइन करनी है। साइन कन्वेंशन किस तरह डिफाइन करनी है कि हीट किसी सिस्टम की तरफ फ्लो भी करती है, किसी सिस्टम में एंटर होती है, किसी सिस्टम से लीव करती है। तो हम यहाँ पर दो किस्म की हीट्स को साइन इंपार्ट करेंगे। वन इज द हीट एंटरिंग द सिस्टम एंड अदर इज द हीट लीविंग द सिस्टम। तो साइन कन्वेंशन ये है कि हीट एंटरिंग द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द हीट लीविंग द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। जब भी किसी सिस्टम में हीट फ्लो करेगी तो उसका साइन पॉजिटिव लिया जाएगा, और जब से किसी सिस्टम से हीट निकल जाएगी तो उसका साइन। इसका मतलब ये है कि अगर इसने हीट लूज की है, कितने जूल हीट यहां से निकली है? 100 जूल हीट यहां से निकली है, तो ये हीट इसने लूज की है तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, और इसको ये हीट मिल गई है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। अब साइन कन्वेंशन की समझ आई कि एक ने लूज करनी है तो इसलिए उसके साथ नेगेटिव, एक ने गेन करनी है इसलिए उसके साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है। ठीक है, फिर यूनिट की बात करें। ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। ऐसा यूनिट जो है वो तो जूल ही है। ठीक है, लेकिन कैलोरी भी काफी यूज होता है, तो कैलोरी को भी हम पहले से डिफाइन कर देते हैं। तो 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि मास ऑफ वाटर कितना हो? 1 ग्राम, और उसके टेम्परेचर में कितनी चेंज आए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन की चेंज आए। तो इस दौरान जो हीट सिस्टम में इंटर होगी या जो हीट सिस्टम से लीव करेगी, उस हीट को हम क्या कहेंगे? That amount of heat is equal to 1 calorie. Is it clear? और कैलोरी में और जूल में रिलेशनशिप भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1 कैलोरी is equal to how much joule? 4.18 जूल, जिसको रफली आप 4.2 जूल भी कह देते हैं। अच्छा, ये हो गया
हीट का कॉन्सेप्ट। अब हीट के बारे में एक और जबरदस्त बात है। वो जबरदस्त बात क्या है? हीट इज नेवर कंटेन्ड बाय अ बॉडी। हीट इज नेवर कंटेन्ड बाय अ बॉडी। कभी भी किसी बॉडी में हीट होती नहीं है। देखो, हीट एग्जिस्ट ड्यू टू it is a form of energy exists due to temperature difference. It flows due to temperature difference. It flows from a body at higher temperature to the body at अच्छा, जब इस बॉडी से निकलेगी तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, यानी इसका मॉलिक्यूलर मोशन कम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन या रोटेशन या ट्रांसलेशन कम हो जाएगी। और इसमें एंटर होगी तो इसकी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, रोटेशन या ट्रांसलेशन ज्यादा। तो सिस्टम से निकलते हुए और सिस्टम में जाते हुए जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में होगी, लेकिन जब सिस्टम के अंदर जाएगी तो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी इज पार्ट ऑफ अ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन हीट सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये अंडरस्टैंड करो कि हीट इज नेवर कंटेन्ड बाय अ सिस्टम। Heat is never contained by a system। ये नहीं कि हम इसके बारे में एक और बड़ी मशहूर सेंटेंस है इसके बारे में, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट किसे कहते हैं? मोशन को कहते हैं। यस, ट्रांजिट इज मोशन। तो ये मोशन यानी कि फ्लो के दौरान एग्जिस्ट करती है। जब ये सिस्टम में इंटर होगी तो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म इख्तियार कर लेगी। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। समझ आई? ओके, अब आप डिफाइन करो वर्क को। जी, वो लास्ट पॉइंट में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। हम ये कह रहे हैं कि देखो, इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इस बॉडी का टेम्परेचर कम है। अब इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हीट यहां से इस तरफ फ्लो कर रही है। आप नोटिस करेंगे जब आप वाटर को बॉईल करते हैं तो क्या होता है? उसके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज होती है कि नहीं होती? उसके मॉलिक्यूल्स का ओवरऑल मोशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ये जो मॉलिक्यूलर मोशन के साथ एसोसिएटेड एनर्जी है, ये इंटरनल एनर्जी है, सिस्टम की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जब हीट फ्लो करेगी तो वो सिस्टम में जाने के बाद अपनी फॉर्म चेंज कर लेगी और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। तो सिस्टम से निकलते ही इससे अपनी शेप बदली। सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है। इस सिस्टम के अंदर भी इंटरनल एनर्जी है, इसका टेम्परेचर कम, मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा, इसकी इंटरनल एनर्जी कम। हो सकता है ये बॉइलिंग वाटर हो और ये नॉर्मल वाटर हो, या ये आइस हो। तो अब इस आइस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है, आइस में जैम पैक्ड एटम बैठे हुए आराम से, कोई ज्यादा वाइब्रेशंस नहीं है। लेकिन बॉइलिंग वाटर में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, मैंने 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, अभी ये गैस में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो अब इसके पास इस वक्त सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो इसकी इंटरनल एनर्जी है, इसके पास जो सिस्टम के अंदर एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी है। सिस्टम के बाहर जब आप इनको एक कंडक्टिंग पाथ से कनेक्ट करोगे तो यहां से यहां हीट फ्लो करेगी। जब एनर्जी फ्लो कर रही है, दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन जब सिस्टम का हिस्सा बनेगी, इसकी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगी तो फिर वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सिस्टम से ताल्लुक रखता है वो कौन है? इंटरनल एनर्जी है। लेकिन जो दरमियान में फ्लो कर रही है वो हीट है। तो हमने लिखा हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ये सिर्फ फ्लो करते हुए एग्जिस्ट कर रही है। जिस दिन फ्लो खत्म, हीट खत्म। यहाँ पे क्या लिखा फिर मैंने? थर्मल इक्विलिब्रियम में हमने यही बात लिखी, इट इज बेसिकली द हीट डेप्थ। कि टेम्परेचर डिफरेंस हो तो ये फ्लो कर रही है, ना हो तो ये फ्लो नहीं। यानी जो सिस्टम से बिलोंग कर रहा है वो एक्चुअली इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट को देखें, वर्क को। प्रीवियसली आप वर्क को कैसे डिफाइन कर चुके हैं?
वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आप प्रीवियसली देखें तो आप वर्क को एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर चुके हैं, आज भी वही कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं। आप यहाँ पे लिखें वर्क और वर्क को डिफाइन करें, लेकिन मैं आपको उसका अल्टरनेट तरीका बताता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली जब हम फ्लूइड्स में आ जाते हैं, फ्लूइड्स में तो फिर फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, फ्लूइड्स में प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं तो फ्लूइड्स, गैसेस दे एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, लिक्विड्स दे एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। पास्कल लॉ पढ़ा हुआ है ना आपको? तो फ्लूइड्स के लिए फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लूइड्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रेशर। तो देखिए जरा, मैं यहाँ पे डेफिनेशन चेंज करके लिखूंगा। यहाँ पे कंसीडर कीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास यहाँ पर एक पिस्टन है और ये पिस्टन एक मूवेबल पिस्टन, ठीक है, दिस इज अ मूवेबल पिस्टन। अच्छा, इस पिस्टन की एक और खासियत भी है कि ये फ्रिक्शनलेस भी है। इस पिस्टन और कंटेनर्स की वॉल्स में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। हम अपने लिए एक आइडियल सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। और यहां पर जो गैस है वो भी आइडियल गैस है, ठीक है। अच्छा, इस वक्त सिस्टम का वॉल्यूम फर्ज कीजिए V1 है, इस वक्त इसका प्रेशर फर्ज कीजिए P है, सिंपली P कह देते हैं उसको, टेम्परेचर है T1, ठीक है। अच्छा, मैं इस सिस्टम को हीट अप करता हूं। अब इस सिस्टम की जो वॉल्स हैं, वॉल्स की ये खासियत है कि ये वॉल्स जो है ये डायाथर्मल वॉल्स हैं। डायाथर्मल वॉल का मतलब है कि दीज आर द वॉल्स इंसुलेटिंग टू हीट, ये कोई भी हीट कंडक्ट नहीं करती, यानी इन वॉल्स के थ्रू कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता एनवायरनमेंट के साथ। तो ऐसी वॉल्स व्हिच आर इंसुलेटेड टू हीट, दे आर कॉल्ड डायाथर्मल वॉल्स। ऐसी वॉल्स जिनसे हीट कंडक्ट ना हो सके उन वॉल्स को क्या कहेंगे? डायाथर्मल वॉल्स कहेंगे, ठीक है। तो मैं हीट लीकेज को स्टॉप करने के लिए डायाथर्मल वॉल्स का इस्तेमाल करूं, इनसे डेल्टा Q 0 होगा। ये डायाथर्मल वॉल्स हैं। और ये जो बेस है, दिस बेस इज परफेक्टली कंडक्टिंग बेस। और परफेक्टली कंडक्टिंग बेस का क्या मतलब है? परफेक्टली कंडक्टिंग बेस का ये मतलब है कि जैसे ही मैंने इस बेस को हीट अप किया, इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सारी हीट कहां चली गई? गैस की तरफ, सिस्टम की तरफ चली गई। तो मैं नहीं चाहता कि मैं 4 जूल हीट दूं तो उसमें से 1 जूल जो है ना वो बेस को भी हीट अप करने में इस्तेमाल हो। वो 4 का 4 जूल कहां जाएगा? आइडियल गैस को हीट अप करने में इस्तेमाल होगा। वरना जनरल फिनोमेना, अगर आप लोग देखो तो जब आप लोग चाय बनाते हो तो पहले कंटेनर हीट अप होता है, पहले कंटेनर हीट अप होता है और उसके बाद वाटर हीट अप होना शुरू हो जाता है। आप लोगों को पता होगा ये? बेटा आप लोगों की बात नहीं किया। हाँ, तो परफेक्टली कंडक्टिंग बेस है और इस परफेक्टली कंडक्टिंग बेस का मतलब कि जो भी हीट दी जाएगी वो सारी सिस्टम की तरफ चली जाएगी। इस प्रोसेस में कोई भी बेस हीट अप नहीं हो सकती, कोई भी बिल्कुल भी हीट अप नहीं हो सकती। अच्छा, अगर मैंने सिस्टम को हीट दी तो सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर मैंने सिस्टम को हीट दी तो सिस्टम के अंदर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अच्छा, मैंने लगाया हुआ है मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है तो सिस्टम एक्सपेंड हो जाएगा, सिस्टम एक्सपेंड हो जाएगा क्योंकि अंदर प्रेशर बढ़ गया था तो अब एक्सपेंशन पैदा होगा, सिस्टम एक्सपेंड होगा। फर्ज कीजिए कि सिस्टम मूव करके इस पॉइंट पर आ जाता है एक्सपेंशन के बाद, ठीक है। ये न्यू पोजीशन है पिस्टन की। अब ये सिस्टम कब तक एक्सपेंड होगा? जब तक एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर सेम ना हो जाए। पहले ये पिस्टन यहाँ पे क्यों स्टक था? ये इसलिए स्टक था कि फर्ज करो इस पिस्टन का अपना वेट W है, मैंने इसके ऊपर कोई वेट रखा हुआ है, तो जितनी फोर्स बाहर से अप्लाई हो रही है उतनी फोर्स अंदर से, जितना प्रेशर बाहर से अप्लाई हो रहा है उतना प्रेशर अंदर से भी अप्लाई हो रहा है। तो ये पिस्टन यहाँ पे स्टैटिक है। लेकिन जब अंदर गैस की वाइब्रेशंस इंक्रीज हुई, कोलिजन इंक्रीज हुआ, तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो अब ये पिस्टन ऊपर मूव करता रहेगा यहां तक कि दोबारा एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर सेम हो जाए। तो अब सिस्टम एक नए स्टेट में आ जाएगा।
इस स्टेट में भी उसका प्रेशर P ही होगा, लेकिन नया वॉल्यूम V2 और नया टेम्परेचर T2 होगा। ठीक है, टेम्परेचर में और वॉल्यूम में चेंज आ गया। ओके, अब इधर देखें, यहां पे सिस्टम ने कुछ नई डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई कवर की है कि नहीं? मैं डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स नहीं कह रहा, ये अगर एक्स एक्सिस के अलोंग होता तो मैं कहता सिस्टम ने डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स कवर की है, लेकिन अब ये कौन से एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है? तो मैं कह रहा हूं सिस्टम ने डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई कवर की है। बताओ इस एक्सपेंशन के बाद सिस्टम के एरिया में कोई चेंज आया? हाँ, एरिया में नहीं। सिस्टम का जो एरिया है वो तो कांस्टेंट है, सिस्टम के वॉल्यूम में इंक्रीज आया है, द वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड। अच्छा, अब जरा वर्क डन की बात करते हैं। फर्स्ट कीजिए डेल्टा डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ इनटू डेल्टा वाई। ठीक है, अच्छा अब हम जानते हैं कि यहाँ पे सिस्टम ने कुछ प्रेशर P एक्सर्ट किया। प्रेशर P इज फोर्स पर यूनिट एरिया, व्हिच इंप्लाइज दैट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया। फर्स्ट कीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो I'll substitute the value of force from 2 in 1. तो 2 in 1 से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डेल्टा y इक्वल टू P A, डेल्टा W इज इक्वल टू P A डेल्टा y। और से इस ब्रैकेट को देखें, इसमें क्या क्या मौजूद है? एरिया और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एरिया और सिस्टम कुछ डिस्प्लेस हुए हैं, सिस्टम की लेंथ चेंज हुई है। तो ये अगर ये एरिया इनटू लेंथ होता तो फिर ये वॉल्यूम होता, लेकिन ये है एरिया एंड चेंज इन लेंथ, तो ये क्या देगा? चेंज इन वॉल्यूम देगा। ये है एरिया एंड चेंज इन लेंथ, तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां पे वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। समझ आई मेरी बात? वर्क डन in this case is the product of pressure and change in volume। तो अब हम वर्क की नई डेफिनेशन यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में या फ्लूइड्स के केस में वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। ये वर्क डन की डेफिनेशन है आपके तमाम थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के लिए या थर्मोडायनेमिक्स में थ्रू आउट। तो अब इसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अच्छा एक तो ये देखें, मैंने आपको जब भी पढ़ाया तो मैंने बताया कि देखें हर इक्वेशन हर केस में एप्लीकेबल नहीं होती। इक्वेशन के एप्लीकेबल होने के लिए कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि नहीं? तो अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन है वर्क की, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, ये किस केस में एप्लीकेबल है। तो सबसे पहली बात आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 में ये इक्वेशन कब एप्लीकेबल थी? जब फोर्स क्या हो? कांस्टेंट हो। तो अब फोर्स की जगह किसने ले लिया? प्रेशर ने ले लिया है। तो ये इक्वेशन उस वक्त एप्लीकेबल है जब प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो। ये इक्वेशन उस वक्त एप्लीकेबल है जब आपके पास फ्लूइड्स को कंसीडर किया जाए। ठीक है, अगर ये सॉलिड्स होते तो फिर एफ डॉट एस इस्तेमाल करते, लेकिन जब लिक्विड्स और गैसेस आएंगे तो फिर हम समझ आए कि नहीं है? लिक्विड गैस, लिक्विड्स गैसेस प्लाज्मा, तो हम फिर इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस एंड प्लाज्मा। ये इस इक्वेशन की एप्लीकेबिलिटी के लिए साइड कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। ओके, फिर इसी इक्वेशन के मुताबिक वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? वर्क डन जीरो कब होगा? और वर्क डन नेगेटिव कब होगा? ठीक है, तो
देखिए अब वर्क डन तो किस पे डिपेंड कर रहा है? चेंज इन वॉल्यूम पे। क्या प्रेशर नेगेटिव हो सकता है? प्रेशर कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या वॉल्यूम नेगेटिव हो सकता है? वॉल्यूम भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव हो सकता है। चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो भी हो सकता है। यानी सिस्टम में अगर पिस्टन मूव ही ना करे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा? अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा तो कोई वर्क डन होगा? नहीं। तो अब देखो जीरो से अगर स्टार्ट करो तो अगर ये पिस्टन फिक्स पिस्टन होता तो क्या कोई मूवमेंट होती? कोई डिस्प्लेसमेंट कवर होती? तो अगर इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है तो फिर डेल्टा V किसके बराबर होता है? VF माइनस VI। अगर ये दोनों सेम हैं तो फिर चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? ऐसे हालात में वर्क डन भी क्या होगा? जीरो। तो इसका मतलब कि सिस्टम उसी वक्त वर्क डन करेगा जब सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम उसी वक्त वर्क डन करेगा जब सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो। तो इधर देखो यहाँ पे लिखा है ना हमने, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। तो सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हुआ तो वर्क डन होगा, और अगर वॉल्यूम चेंज ना हुआ तो वर्क डन। अच्छा एक बात बताओ, अगर सिस्टम एक्सपेंड हो, अगर सिस्टम एक्सपेंड हो तो एक्सपेंशन में फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा या इनिशियल? और अगर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हो, इफ इट अंडरगोस कंट्रैक्शन, तो फिर इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा और फाइनल वॉल्यूम कम। तो एक्सपेंशन का मतलब है सिस्टम का फाइनल वॉल्यूम उसके इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर फाइनल वॉल्यूम 10 था, इनिशियल वॉल्यूम 3 था, तो रिजल्ट +7 आएगा। अब देखो प्रेशर तो नेगेटिव हो नहीं सकता और चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या है? तो वर्क डन इज पॉजिटिव इफ द सिस्टम अंडरगोस एक्सपेंशन। तो सिस्टम की पॉजिटिव वर्क की निशानी आ गई कि सिस्टम अगर एक्सपेंड हुआ तो फिर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से ज्यादा होगा और ये वर्क डन पॉजिटिव। अब बिल्कुल इसी तरह बताएं कि कंट्रैक्शन का क्या मतलब होगा? फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम। तो फिर हम चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट कीजिए VF माइनस VI में फाइनल जो है वो 3 है और इनिशियल जो है वो 10 है, तो रिजल्ट क्या आएगा? -7। अब अगर मैं वर्क डन को चेक करूं तो वर्क डन इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो नेगेटिव है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा? तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये कि मेरे पास साइन कन्वेंशन ऑटोमेटिकली रेडी हो गई है। हमने हीट के लिए साइन कन्वेंशन दी थी ना, तो हीट लॉस्ट इज नेगेटिव एंड हीट गेन्ड इज पॉजिटिव। सिस्टम हीट लूज करे यानी हीट हैज लेफ्ट द सिस्टम तो इट इज नेगेटिव, लेकिन एंटर करे तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे साइन कन्वेंशन एस्टेब्लिश हो गई है खुद ब खुद। यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम ने वर्क डन किया तो इसका मतलब वो एक्सपेंड हुआ होगा ना। अब देखो जब सिस्टम एनवायरनमेंट में वर्क, जब सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है तो वो एनवायरनमेंट में वर्क डन कर रहा है नहीं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट की बाउंड्री को पुश कर रहा है। जब सिस्टम, चलिए मैं यहाँ डायग्राम भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखें, सिस्टम अगर इनिशियली पिस्टन यहाँ पे था, इस स्टेट में था, और सिस्टम एक्सपेंड हुआ, तो एक्सपेंड होने से पहले देखो इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी वजह से? एटम्स की वजह से है ना। यहाँ पे जितने भी गैसियस एटम्स हैं वो मिलकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो उन्होंने इधर एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। अब सिस्टम के अंदर अपने मॉलिक्यूल हैं और सिस्टम के बाहर एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल हैं, ऐसा है। तो जब सिस्टम एक्सपेंड होगा तो इन मॉलिक्यूल्स को ऊपर पुश करेगा, ऊपर पुश करेगा, तो इसका मतलब सिस्टम ने एनवायरनमेंट पर वर्क डन किया। सिस्टम ने, तो दिस वर्क डन इज ड्यू टू एक्सपेंशन एंड दिस वर्क डन इज पॉजिटिव। सिस्टम हमें अब कुछ दे रहा है तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। और अगर आपने सिस्टम पे वर्क डन किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो फिर क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन होगी, सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट होगा, और सिस्टम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन दिस इज टेकन एज नेगेटिव, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? कंट्रैक्शन कब होगी? जब बाहर प्रेशर ज्यादा और अंदर प्रेशर, तो फिर ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर सिस्टम को कंप्रेस कर देंगे।
तो अब सिस्टम पे वर्क डन हुआ, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम causes a contraction in the volume of the system, that is taken as negative. ठीक है, बाकी यूनिट वर्क का भी सेम है. The unit of work is, ऐसे यूनिट इज joule. अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इंटरनल एनर्जी का. ठीक है, तो यहां पर भी हम डेफिनेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और मैथमेटिकल फॉर्म बताएंगे और उसके बाद साइन कन्वेंशन पे डिस्कशन कर लेंगे. अच्छा, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम. तो सिंबॉलिकली इसे आप U से शो करोगे और U इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम. देखो, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के पास डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है. तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन भी हो सकती है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी हो सकती है. तो इन तमाम एनर्जीज का सम क्या कहलाएगा? इंटरनल एनर्जी. अब जब मैं उस वक्त बात कर रहा था कि देखो ये सिस्टम है, ये सिस्टम के मॉलिक्यूल है, बॉन्ड की वजह से कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से? बॉन्ड्स की वजह से है. तो बॉन्ड्स की वजह से सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी है और मोशन की वजह से, और इन दोनों एनर्जीज का सम. अब देखो, जब हीट सिस्टम में फ्लो करती है तो पोटेंशियल कम होती है और काइनेटिक ज्यादा. तो कौन सी एनर्जी चेंज हुई? इंटरनल एनर्जी चेंज हुई. कौन सी एनर्जी एज ए होल चेंज हो रही है? इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है. तो इसका मतलब हीट किस में कन्वर्ट हो गई? इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. उस वक्त जब मैं आपको कह रहा था कि हीट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ सिस्टम, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो गए. अब आपको ये समझना चाहिए कि जब मैं कह रहा हूं कि सिस्टम की अपनी एनर्जी कौन सी एनर्जी है? इंटरनल एनर्जी, जो किसकी वजह से है? या तो मोशन की वजह से या बॉन्ड्स की वजह से है, अट्रैक्शन रिपल्शन की वजह से है. तो जब भी बाहर से हीट एनर्जी इंटर होगी तो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी. इसका मतलब हीट किस में कन्वर्ट हुई है? इंटरनल एनर्जी में. अगर हीट फ्लो करती रहती सिस्टम में और काइनेटिक और पोटेंशियल चेंज ना होती तो इसका मतलब कि इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आया. तो फिर मैं कहता हाँ, अब सिस्टम ने किसी भी तरीके से हीट को अपने अंदर रखा है, लेकिन सिस्टम ऐसा नहीं कर रहा. तो हीट सिस्टम के बाहर एग्जिस्ट करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. जब टेम्परेचर डिफरेंस खत्म तो हीट खत्म. लेकिन जब भी वो इंटर या लीव करेगी, किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में करेगी. जब भी वो इंटर करेगी, हीट की फॉर्म में इंटर करेगी, लीव करेगी, हीट की फॉर्म में लीव करेगी. लेकिन जब सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी तो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. समझ आई बात? सो इसका मतलब कि इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज कंटेन्ड बाय अ सिस्टम. इंटरनल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज कंटेन्ड बाय द सिस्टम. सिस्टम में जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में मौजूद होगी. अब इन दोनों बातों को जो मैंने बार बार इतना एलेबरेट किया, तो मैं अपने लेक्चर के नेक्स्ट पोर्शन में इसको यूटिलाइज भी करूंगा. इसका एक मकसद था पार्टिकुलर कि मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ. ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि देखो, हीट सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम का हिस्सा है. ठीक है, क्या वर्क सिस्टम का हिस्सा है? वर्क भी सिस्टम का हिस्सा. देखो, सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो एक्सचेंज के वक्त एग्जिस्ट करेगा. तो जो चीजें एक्सचेंज के वक्त एग्जिस्ट करें वो सिस्टम का हिस्सा नहीं होती. अब देखो, वॉल्यूम सिस्टम की प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम सिस्टम की प्रॉपर्टी है, प्रेशर सिस्टम की प्रॉपर्टी है, लेकिन वर्क या हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी
ये एक्सचेंज पैरामीटर्स हैं, these are called exchange parameters। अच्छा, साइन कन्वेंशन की तरफ आते हैं। अब इंटरनल एनर्जी का पॉजिटिव होना या इंटरनल एनर्जी का नेगेटिव होना डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बेसिकली हम बात कर रहे हैं। दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम rises and the change in internal energy is taken as negative if the temperature of the system is decreased। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ने का क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड्स वीक हो रहे हैं। तो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी की वजह से एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वो मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। समझ आई कि नहीं आई? जैसे आप देखें ना, आइस में आइस के मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी बहुत, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम। आइस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा और काइनेटिक एनर्जी। जब आप उसको हीट अप करते हो तो टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम करेगी, बॉन्ड तोड़ देगी। तो आपके सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर बढ़ता रहेगा उतना इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा और अगर इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो रहा है तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बताइए, अगर मैं सिस्टम पर वर्क डन करूं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता हूं? मिसाल के तौर पे ये देखिए, मैं रबिंग कर रहा हूं, वर्क डन कर रहा हूं, रबिंग कर रहा हूं, तो मेरे हाथों का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। तो वर्क डन करने से हीट पैदा हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। या मैं इसको आग पे भी पकड़ूं, अपने हाथों को हीटर के आगे कर, ठीक है, तो भी मेरे हाथों का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो क्या वर्क और हीट सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं? अगेन लिसन टू मी, मैं जब रबिंग करता हूं तो भी मेरे हाथों का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जब मैं हीटर के आगे अपने हाथ रखता हूं या किसी फायर सोर्स पर मैं अपने हाथ के आगे रख देता हूं उसके करीब, तब भी मेरे हाथों का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इससे यूं लगता है कि वर्क एंड हीट दे आर द सेम, क्योंकि एंड रिजल्ट सेम है। ये दोनों सिस्टम के टेम्परेचर को एलिवेट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो फिर हमें ये देखना होगा कि इनके दरमियान कोई डिस्टिंक्शन है कि नहीं है, यानी ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं या ये सेम कॉन्सेप्ट्स हैं। इंशाल्लाह इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में टारगेट करेंगे। थैंक यू।